डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और हर रोज़ सामान कभी पंजाब से तो कभी हरियाणा से लेकर मुझे मुंबई और महाराष्ट्र के कई और हिस्सों में जाना पड़ता है। यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने लिए हुए हैं और मुझे हर बार राजस्थान के बीच से निकल कर ही जाना पड़ता है और कभी कभी कुछ घंटों के लिए मैं घर भी आ जाता हूँ। लेकिन जब काम से छुट्टी लेता हूं तो 10 से 20 दिनों तक घर में ही रहता हूं। हमारी ट्रक ड्राइवर्स की जिंदगी ऐसी ही होती है। ज़्यादातर हमें सफ़र करते ही रहना पड़ता है और हम अपने घर से दूर ही रहते हैं। और इस बार भी हरियाणा से लोड उठाने के बाद ट्रक चलाता हुआ राजस्थान के अपने इलाकों के बीच से निकल रहा था। मुझे पता था आंधी कभी भी चल सकती है और मौसम के बारे में पहले से जानकारी जुटा लेना ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए वक्त होगा शाम का, 5 बज चुके थे और मुझे पता था जल्द ही अंधेरा हो जाएगा और मैं ऐसे वीरान रास्ते से जल्द निकल जाऊं और किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंच जाऊं। हो सकता है मुझे कहीं पर रुकना पड़े। मैं ऐसी किसी वीरान और सुनसान जगह पर रुकना पसंद नहीं करूंगा। भले ही राजस्थान के ज़्यादातर इलाके रेत से भरे हुए नहीं हैं, लेकिन इस समय जहां से मैं सफ़र कर रहा था यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत है और पेड़ पौधे कम ही नज़र आते हैं। मुझे यहाँ से गुजरते हुए हमेशा रात के वक्त डर लगता है और मैं कोशिश करता हूँ कि रात को इस जगह से ना गुजरूं। यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनाई जाती हैं और कई ट्रक ड्राइवर अपनी आप बीती मुझे बता चुके हैं, जिस पर मैं कभी यकीन तो नहीं किया करता था, लेकिन इस बार उस पर यकीन करना ही पड़ेगा। इसके बारे में मुझे पता नहीं था। रास्ता इतना सुनसान था, दूर दूर तक सड़क पर कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी और ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था। इसीलिए आराम से ट्रक में चलाता जा रहा। लेकिन मुझे लग रहा था कि बादल तो घिर आए हैं और कभी भी तेज हवा चलनी शुरू हो सकती है। और ऐसी जगह जहां पर रेत बहुत ज़्यादा है तो धूल भरी आंधी जब चलेगी आगे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और जब तक मैं ये पूरी तरह से सोच पाता, आंधी चलना शुरू हो गई और पहला ही हवा का झोंका ऐसे रेत को उड़ाकर सड़क पर ले आया था कि मैं कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था। मैं ट्रक को जितना धीमा कर सकता था मैंने उतना धीमा किया, क्योंकि आगे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। इसीलिए मुझे ट्रक को बेहद धीमा चलाना पड़ रहा था। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, धूल भरी आंधी बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी थी और ऐसा लगने लगा था जैसे अंधेरा ही हो गया हो। और हेडलैम्प्स चलाने के बाद सामने कुछ भी नज़र नहीं आता और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। जब सड़क के ऊपर भी मिट्टी आ जाती है, रेत आ जाती है, तो आपको सड़क अच्छे से नज़र नहीं आती। लेकिन सड़क के चारों तरफ पत्थरों को ऐसे लगाया जाता है कि जो धूल भरी आंधी यहाँ पर चले भी आपको साफ साफ नज़र आता रहे कि सड़क किस तरफ आपको ले जाना चाहती है। लेकिन जब जीपीएस भी काम ना करे फिर आपको फिक्र होना शुरू हो जाती है। और ऐसे बीहड़ में आपका जीपीएस काम कैसे करेगा? फ़ोन टावर तो आसपास है ही नहीं और मुझे ये 60 से 70 किलोमीटर का इलाका सबसे बुरा लगता है। ना फ़ोन काम करता है और अगर गलती से ट्रक में कोई परेशानी आ जाए, यहाँ पर ट्रक को ठीक करना आपकी सांसें रोकने के बराबर होता है। आपको लगता रहता है कभी भी मौत आपको अपने आगोश में ले सकती है। और अगर यहाँ पर छिपे हुए लुटेरे हुए तो आपको उनसे कौन बचाएगा? इसीलिए ट्रक को कोई भी यहाँ पर रोकना नहीं चाहता। लेकिन जैसी धूल भरी आंधी ये चल रही थी, ट्रक को तेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम था। तभी अचानक मुझे
चलकर जाता हुआ एक आदमी नजर आया। उसने मोटे कपड़े पहने हुए थे, अपने चेहरे को ढका हुआ था और वो सड़क के बिल्कुल बीच में चल रहा था। थोड़ा सा मैं डरा भी, अरे कौन बीच में आ गया? ऐसी धूल भरी आंधी में अगर ट्रक के नीचे कोई आ गया, मैं किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मैं हमेशा ट्रक को सही तरीके से ही चलाता हूं, शराब पीता ही नहीं। कई ट्रक वाले होते हैं जो शराब पीकर ट्रक को चलाते हैं, इसीलिए उनके साथ हादसे होते ही रहते हैं, लेकिन मैं वैसा बनना नहीं चाहता था। तो मैंने हॉर्न मारना शुरू कर दिया और वो आदमी हॉर्न की आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गया और एक तरफ हो गया। और एक तरफ होते वक्त एक पत्थर से उसका पैर टकराया होगा कि वो ज़मीन पर गिर गया। और ऐसी धूल भरी आंधी थी कि एक हवा का झोंका बड़ा ज़ोरदार आया और पास में पड़े हुए पत्थर भी जैसे पीछे की तरफ गिर चुके थे। और तब मुझे लगा, हे भगवान, उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। इसी बहाने मैंने ट्रक को रोक लिया और वो आदमी खड़ा होकर मुझे कहने लगा, भाई ट्रक पर चढ़ा लो यार, कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे चलकर काफ़ी ज़्यादा दूर जाना है। मुझे लगा उसकी मदद करनी चाहिए, इसीलिए मैंने ट्रक की एक खिड़की एक तरफ से खोली और वो ट्रक के अंदर आ चुका था। तब मैंने उसे कहा, भाई खिड़की को अच्छे से बंद कर दे, अंदर रेत बहुत ज़्यादा आ रही है, ट्रक चलाने में कितनी परेशानी हो रही है और अंदर भी रेत आती जा रही है, जल्दी कर मेरे भाई। वो ट्रक के अंदर आया, उसने खिड़की को बंद कर दिया। आगे वाले उस हिस्से में काफ़ी ज़्यादा रेत हो चुकी थी, लेकिन अब हम दोनों ट्रक में थे और मैं धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। और उसके बाद मैंने उस आदमी से पूछा, अरे भाई, यहाँ ऐसी आंधी में चलकर किस तरफ जा रहे थे? आसपास मुझे किसी गांव के बारे में तो पता नहीं। तब उस आदमी ने कहा, भाई पीछे गाड़ी खराब हो गई, अब मैं किसी की मदद चाहता था, सड़क पर कोई आता जाता तक नहीं, तो मैं चलकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। मुझे क्या पता था भाई, यहाँ तो फ़ोन काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, चलते चलते इतनी देर हो गई, मुझे लगा अब मैं बचने वाला नहीं, तुम बस भगवान की तरफ से भेजे हुए एक फरिश्ते ही हो। मैंने उसे कहा, ओ भाई देखो, तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसी जगह जाने से पहले थोड़ी पूछ पड़ताल कर लेनी चाहिए, बड़ी खतरनाक जगह है, यहाँ से ट्रक गुजारते वक्त भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन ये धूल भरी आंधी इतनी ज़्यादा तेज़ है भाई, सामने कुछ नज़र ही नहीं आता। ऐसे मैं उस आदमी से बात करता गया। वो अपने बारे में कुछ बता रहा था, मैं अपने बारे में कुछ बता रहा था। उसके बाद वो चाहता था कि मैं उसे आगे तक छोड़ दूं, कोई शहर हो या गांव हो जहां से वो किसी मैकेनिक को अपने साथ लेकर पीछे वाली उस गाड़ी को ठीक करवा पाए। ऐसे हम दोनों बातें करते करते कभी कभी ट्रक काफ़ी धीमा करना पड़ता, क्योंकि सड़क नज़र ही नहीं आती। ऐसा लग रहा था चारों तरफ अंधेरा और पीलापन, क्योंकि पीली पीली रेत दूर दूर तक आसमान में फैली हुई थी और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं भारत में कहीं हूँ। ऐसा लग रहा था किसी अरबी रेगिस्तान में हूँ और फंस चुका हूँ। बस मेरा ये ट्रक ऐसी रहस्यमय जगह में आ गया है जहाँ से बाहर निकलना बहुत असंभव लग रहा है। तब ना फ़ोन चल रहा था, ना अब बातें की जा रही थीं, क्योंकि ज़्यादातर मेरा ध्यान आगे ही था, तो उसके सवालों के जवाब मैं दे नहीं पा रहा था। तब उस आदमी ने कहा, भाई रेडियो ही चला लो, रेडियो तो काम करेगा ना? मैंने कहा, हाँ देखते हैं रेडियो काम करता है या नहीं। मैंने रेडियो ऑन किया और रेडियो चल रहा था और उसमें न्यूज़ बताई जा रही थी कि धूल भरी आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो मैंने उस तरफ ध्यान लगाया, अरे यार ये लोकल न्यूज़ चैनल लगता है रेडियो का कोई, और इसमें जो बता रहे हैं हमें ध्यान से सुनना चाहिए। उसमें खबर चल रही थी कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है और उस ट्रक को चलाने वाला बड़ी मुश्किल से ऐसी धूल भरी आंधी से निकल रहा था, लेकिन ट्रक को वो सही से चला नहीं पाया और इस कारण उसकी मौत हो गई। उसमें जिसकी मौत हुई थी उसका नाम भी मनोज था। यह नाम सुनते ही एक बार मैं भी सोच में पड़ गया, क्या ये तो एक संयोग ही हो सकता है। लेकिन फिर जब उस न्यूज़ को मैंने और ज़्यादा ध्यान से सुना तो उसमें जो बताया गया वो बेहद अजीब था। उन्होंने कहा 2 दिन पहले ही ये एक्सीडेंट हुआ है और 2 दिनों से किसी को पता नहीं लगा। आज भले ही 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन 4 जनवरी साल 1984 को
ये नाम दर्ज हो जाएगा जब एक्सीडेंट हुआ। मैंने कहा 2 दिन पहले भाई, 4 जनवरी साल 1984 कैसे हो सकता है? इतने साल पहले की न्यूज़ चल रही है, ये चल क्या रहा है भाई? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये कोई पुरानी न्यूज़ अब क्यों ब्रॉडकास्ट हो रही है? और उसके बाद जो बातें वो बता रहे थे, वो घटनाएं तो बहुत दशकों पहले बीत चुकी हैं। उन घटनाओं की जानकारी हमें दी जा रही थी। पुरानी से पुरानी खबरें, ऐसी खबरें जो बहुत समय पहले हुई, उनके बारे में बताया जा रहा। तो मुझे लगा रेडियो बंद ही कर देना चाहिए, लेकिन वो आदमी कहने लगा ये काफ़ी अजीब सा लगता है, लेकिन चलाए रखो, अब और कुछ सुनने के लिए नहीं है, तो चलो मनोरंजन के लिए ये पुरानी खबरें ही देख लेते हैं। मुझे लगता है ये जो आंधी चल रही है ना, ऐसी आंधी तूफान, इसमें बहुत ताकत होती है। कहते हैं कई बार हमें इतिहास की यादों को ताज़ा करवाने के लिए ऐसी आंधियां चलती हैं। भगवान इसे हमारे लिए एक तरह से तोहफा देकर ही भेजते हैं। अचानक रेडियो जैसे बंद ही हो गया और उसके बाद बस रेडियो पर एक ही आवाज़ आई, रूट नंबर 66 पर मत जाना, रूट नंबर 66 पर मत जाना, वहाँ हादसा हो सकता है, रूट नंबर 66 पर मत जाना। बार बार ये टेलीकास्ट रिपीट हो रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा परेशान हुआ और मैंने वो रेडियो को बंद कर दिया। उसके बाद मैं उस आदमी की तरफ देख रहा और वो आदमी मेरी तरफ देख रहा। जैसे हम दोनों थोड़े से डर गए थे। एक तो ये आंधी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, दूसरा ये सड़क भी कहीं पर मुड़ नहीं रही। कहीं ना कहीं मोड़ तो आना चाहिए, कुछ नज़र तो आना चाहिए, पेड़ पौधे, कोई घर, आगे वाला गांव, कोई शहर। इतनी देर से मैं ट्रक चलाए जा रहा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए ट्रक को भले ही मैं आगे बढ़ाता जा रहा था, लेकिन मन में खौफ सा हो रहा था, कहीं मैं सड़क पर ही हूं ना। दोनों तरफ लगे हुए वो पत्थर ये तो बयां कर रहे थे कि हम सड़क पर ही हैं, लेकिन काले रंग की सड़क नज़र नहीं आ रही थी, रेत ही रेत थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि टायर फिर भी उस रेत पर चले जा रहे, इसीलिए मैं भी ट्रक को चलाए जा रहा। लेकिन मैं तेज़ नहीं चलाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि हमारे साथ भी कोई हादसा हो जाए, लेकिन मैं ट्रक को रोकना भी नहीं चाहता था। तब उस आदमी ने कहा, भाई टाइम कितना हुआ है? कितनी देर से ट्रक तुम चलाए जा रहे हो? कहीं पर हम पहुंच ही नहीं रहे। तभी मैंने घड़ी चेक की, 5 बजे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? घंटे पहले 5 बजे थे, अभी तक 5 ही बजे हैं। मेरी घड़ी 5 बजे पर जैसे रुक चुकी थी। काम तो कर रही थी, लेकिन जैसे अटक गई हो, बस 5 बजे तक। सामने मेरे ट्रक की वो घड़ी मैंने चेक की, उसमें भी 5 बजे हुए थे। और फिर उस आदमी ने अपनी कलाई घुमाई और कहा, भाई मेरे वाली घड़ी में भी 5 ही बजे हैं। ये क्या, सारी घड़ियां 5 बजे रुक गई? कैसी आंधी है ये? कोई शैतानी आंधी तो नहीं जिस कारण सबकी घड़ियां काम नहीं कर रही? मैं ऐसे ही वाइपर चलाते हुए, हेडलैम्प्स को ऑन किए हुए ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाता जा रहा था। नजरें मेरी कभी दाईं तरफ जाती, कभी बाईं तरफ जाती। ढूंढना चाहता था कोई घर, कुछ ऐसा जहां पर मैं ट्रक को रोक लूं, और जब तक ये आंधी ना निकले मैं बस वहीं पर अटका रहूं और ये आदमी भी मेरे साथ वहां पर कुछ समय के लिए रुक सकता है। लेकिन ऐसी जगह बहुत समय तक नजर नहीं आई और अचानक आगे मुझे एक ढाबा नजर आया। ये कोई देसी ढाबा नहीं था, देखने में रेस्टोरेंट ही लग रहा था। फिर क्या था, वो डाइनर, छोटा रेस्टोरेंट, उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और एक तरफ मैंने ट्रक लगा लिया। इससे पहले कि मैं ट्रक से उतरता, उस आदमी ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारा कुछ सामान वहाँ पर रह गया है? मैंने उसे जवाब दिया, नहीं सामान तो नहीं रहा। अरे एक तो जगह मिली है भाई जहाँ पर ट्रक को लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर हो सकता है कोई मैकेनिक मिल जाए, तुम्हारे काम की भी कोई चीज़ मिल जाए, और हो सकता है हमें खाना मिल जाए, तो यहाँ खाना वाना खाते हैं। देखते हैं कब तक ये धूल भरी आंधी चलती है, और वैसे भी अंधेरा घिरने लगा है। हमें पहले पहले अब यहाँ रुके रहना चाहिए। जब रात गुजर जाएगी या कहीं धूल भरी आंधी खत्म हो जाएगी फिर आगे बढ़ेंगे। चलो तुम भी चलो मेरे साथ। मैं उस ढाबे के अंदर गया। काफ़ी साफ सुथरा था और अंदर तक रेत का एक कण नहीं पहुंचा था, क्योंकि 2 दरवाजे लगाए गए थे। पहले दरवाजे को खोलो, उसके बाद दूसरे दरवाजे को खोलो। इस कारण अंदर किसी भी तरह आंधी की कोई निशानियां मौजूद नहीं।
रेत का कोई कण तक अंदर नहीं पहुंचा। और जब मैं उस आदमी के साथ अंदर गया तो एक टेबल पर बैठ गया और उसके बाद अपनी टांगों को सीधा किया। इतने समय से मैं ट्रक चला रहा था तो टांगे जो मेरी थी वो थक चुकी थीं, काम नहीं कर रही और मैं बस आराम करना चाहता था। इससे पहले कि कोई वेटर आए बस फैल कर यहाँ पर बैठ जाना। हर बार मैं कुछ ऐसा ही करता हूँ। लेकिन फिर ध्यान पड़ा लोगों की तरफ। वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग थे और जितने भी लोग थे हमारी तरफ ऐसे घूर रहे जैसे हम कोई अनजान हो, और उन सब की नज़र मेरी तरफ, और मैंने उनकी ज़बान पर उन शब्दों को भी पहचाना। सब बस एक दूसरे के करीब आकर यही कह रहे थे, मेरी तरफ इशारा करते हुए, मनोज, ये मनोज, मनोज, ये मनोज है ना, मनोज। सब मेरा नाम ही दोहरा रहे थे लेकिन हल्की आवाज में, ताकि मुझे सुनाई ना दे। कुछ के शब्द तो बिल्कुल सुनाई नहीं दिए लेकिन होंठों को पढ़ सकता हूं मैं। मुझे देखकर ऐसे घबरा क्यों गए हैं और क्या ये सब मुझे जानते हैं? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। तब उस आदमी ने जो मेरे साथ बैठा था कहने लगा, भाई तुम यहाँ आते जाते रहते हो क्या? काफी मशहूर लगते हो, सभी तुम्हें घूरे जा रहे हैं। मैं वहां पर घबराया हुआ बैठा हुआ था और साथ में वो आदमी जो मुझसे सवाल पूछे जा रहा था, और मेरा ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर आपकी तरफ सब लोग घूर रहे हों तो आप शब्दों को नहीं सुनते, आंखें चिल्लाने लगती हैं। मेरे साथ बिल्कुल वैसा हो रहा था। इसके बाद वेटर मेरे पास आया और मुझे लग रहा था वो मुझसे पूछेगा कि मैं क्या खाना चाहूँगा, और मैं उससे और सवाल पूछूंगा कि यहाँ लोग मेरी तरफ क्यों घूर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपकी तरफ घूर रहे हों थोड़ा थोड़ा डर भी तो लगता है, सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन वेटर जैसे ही मेरे पास आया, उसे मेरा नाम पता था। उसने मेरा नाम पुकारा और कहा, अरे मनोज जी, वेलकम बैक। हमें पता था आप वापस आएंगे। फिर क्या था, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने उस आदमी को पहली बार देखा था। जिंदगी में इससे पहले मैंने उस आदमी को कभी नहीं देखा। सीधा मेरे पास आया, मेरा नाम लिया और मुझे ये कहा कि वेलकम बैक, हमें आपका इंतजार था। ये सब चीजें वो कैसे बोल रहा है, जैसे मुझे जानता हो। तभी मैं उठा और जब मैं उससे कुछ सवाल करना चाहता था तभी मेरे साथ बैठे उस आदमी ने कहा, अरे वो देखो न्यूज़पेपर ऊपर टंगा हुआ है, देखो तो सही। मेरा ध्यान उस न्यूज़पेपर पर पड़ा। भले ही ज्यादा जरूरी बात थी कि उस वेटर से मैं पूछता आखिर उसे मेरा नाम कैसे पता है, लेकिन उस न्यूज़पेपर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं उठा, उस न्यूज़पेपर को पकड़ा और वो न्यूज़पेपर साल 1984 का था। उसे हाथ में पकड़े हुए मैं देख रहा, ये तो बिल्कुल नए जैसा लग रहा है, पुराना न्यूज़पेपर। और उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, ये नया न्यूज़पेपर है, आज का ही है। और सबसे ऊपर एक खबर छपी हुई थी कि एक ट्रक ड्राइवर मनोज नाम का मारा गया है। तूफान काफी ज्यादा था, उससे ट्रक संभला नहीं, इसी कारण एक पेड़ से टकराया वो ट्रक और उस ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। मेरी तस्वीर नीचे। मैं देखता रह गया। क्या भद्दा मजाक है ये मजाक किसने किया? चल क्या रहा है यहाँ पर? मैंने जब ये कहा, किसी ने मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मुझे सब घूरते जा रहे थे। मैंने वो अखबार को पकड़ा, मैंने उसे टेबल पर रखा और मुझे लग रहा था ये नई अखबार ही है, मेरे साथ कोई प्रैंक हो रहा है। लेकिन जब कई पन्ने मैं पलट चुका था तो इतनी बात मेरी समझ में आ गई। अखबार नई ही है, लेकिन ये पुराने ज़माने की अखबार यहाँ क्या कर रही है, साल 1984 की। बस देखता रहा, डरता रहा। वो आदमी भी अब चुप कर गया था। उसने मेरे सवालों के कोई जवाब नहीं दिए और कोई नया सवाल भी नहीं पूछा। चुपचाप हम उसी टेबल पर बैठे हुए ये जानना चाहते थे हो क्या रहा है, और शायद मैं ज़्यादा डरा हुआ था। तब अपने साथ बैठे उस आदमी को मैंने कहा, तो मेरे साथ चलना चाहोगे आगे? मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, मुझे डर लग रहा है। इसके बाद मैं बाहर ट्रक की तरफ भागा। भले ही तूफान खत्म नहीं हुआ था, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना था। ऐसा लग रहा था ये जगह मुझे अजीब तरह से रोकने की कोशिश कर रही है, या ये जगह अजीब है ही। मैं बाहर की तरफ भागा। जैसे ही ट्रक की एक तरफ की खिड़की खोली,
मैं ऊपर चढ़ना चाहता था, लेकिन अंदर से आ रही बेहद खराब सी बदबू जैसे सड़े हुए मांस की हो, और स्टीयरिंग व्हील जिस पर खून लगा हुआ था। आंधी थोड़ी कम हो चुकी थी, रेत अंदर जा रही थी, लेकिन फिर भी मैं खिड़की को बंद नहीं कर पाया, क्योंकि वहां ट्रक के अंदर खून ही खून था, बहुत ज्यादा खून। और उसे देखने के बाद मेरी सांसें तो पहले से रुकी पड़ी थीं। हालात और बदतर से बदतर होते जा रहे थे। फिर क्या था, मैं छलांग लगाकर उतरा और दोबारा उस ढाबे के अंदर आया, और वो आदमी जैसे बाहर की तरफ ही आ रहा था जिसे मैंने लिफ्ट दी थी, लेकिन साथ में वेटर भी था। और वेटर मुझे देखते ही कहने लगा, सर, आपको यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि आप इस जगह का हिस्सा बन जाएं। आपको यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। और वो साथ में आदमी भी मुझे कहने लगा, सड़क तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, मुझे लगता है सड़क पर हमें जल्दी ही पहुँचना चाहिए। यहाँ इस जगह रुकेंगे तो कुछ न कुछ गलत हमारे साथ हो सकता है। ये जगह कुछ अजीब ही है। फिर क्या, मुझे लगा मुझे ट्रक चलाना चाहिए इससे पहले कि यहाँ कुछ और बड़ी गड़बड़ हो जाए, या ये सब एक बड़ा प्रैंक निकले तो अच्छा होगा। मैंने उस आदमी को कहा, चल बैठ, मैं ट्रक चलाने वाला हूँ भाई, ये जगह भूतिया लगती है, यहाँ हमेशा के लिए फंस जाएंगे, बैठो। वो आदमी जल्दी से छलांग लगाकर ट्रक में मेरे साथ बैठ चुका था, और मैंने भी ट्रक चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद हम सड़क पर ट्रक चला रहे थे, लेकिन आगे वो पत्थर नजर आने बंद हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे आगे कोई रास्ता हो ही ना। फिर आगे बिल्कुल खाली सा रेगिस्तान था। धूल भरी आंधी तो चल रही थी, लेकिन हम सड़क पर नहीं थे। फिर आसपास गाड़ियां नजर आना शुरू हो गई। ये टूटी फूटी जली हुई एक्सीडेंटल गाड़ियां थीं, जो दाईं तरफ और बाईं तरफ ऐसे पड़ी हुई जैसे बीच में सच में रास्ता हो, और इन्हें दाएं बाएं ऐसे फेंका गया हो, या हमेशा से ये यहाँ पर मौजूद हो। उस रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे पुरानी जंग खाई एक्सीडेंटल गाड़ियां, ट्रक। मैं देखता जा रहा, और मेरे ट्रक की रफ्तार अपने आप धीमी हो गई। ये किसी और ने नहीं की थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी अपने ट्रक को तेज चलाने की, क्योंकि ये तो एक ग्रेवयार्ड लगता है, जैसे गाड़ियों का कब्रिस्तान, गाड़ियां ही गाड़ियां, और हर एक गाड़ी के साथ जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ हो। फिर मेरे साथ बैठे उस आदमी ने कहा, देखो, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैंने उसे कहा, तुम्हें लग रहा है? मुझे खुद डर लग रहा है। ये कैसी जगह है भाई, यहाँ पर तो मैं कभी नहीं आया। ये धूल भरी आंधी हमें कहाँ ले जाएगी भाई, रास्ते का पता नहीं चल रहा। पीछे मैं जाना नहीं चाहता, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब उस आदमी ने कहा, भाई, जगह से ज़्यादा डर मुझे किसी और चीज़ का लग रहा है। देखो, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना, मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने उसे कहा, भाई, इस समय मेरी वाट लगी पड़ी है, तुम जो बात करना चाहते हो करो, अगर उससे फ़ायदा हो तो ज़रूर करो भाई, मुझे भी कुछ पता चले। तब उस आदमी ने मुझे कहा, देखो, गुस्सा मत करना, लेकिन क्या तुम्हें पक्का है कि तुम जिंदा हो? उस अखबार में तुम्हारे मरने की बात बताई गई है भाई, ये रेडियो पर तुम्हारे बारे में बताया गया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है, तुम मर चुके हो। सच बताओ भाई, तुम जिंदा हो? तुम कोई भूत तो नहीं हो? मुझे भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है। उसके सवाल का क्या जवाब देता? उसकी बात ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। कहीं ये सच तो नहीं? ये जो मैं हूं, क्या मैं मर तो नहीं चुका? और शायद मरने के बाद ये सब होता है, ऐसी धूल भरी आंधी। इसकी बात सच भी तो हो सकती है। बस उसकी बात का जवाब नहीं दे पाया मैं, इसीलिए मैंने रेडियो ऑन कर दिया। मुझे लगा रेडियो पर कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, लेकिन इस बार रेडियो पर जो खबरें चलने लगी ना, सभी की सभी खबरें एक्सीडेंटल खबरें ही थी। कोई लोकल न्यूज़ चैनल एक एक करके कहानी बता रहा था। एक परिवार जो गाड़ी लेकर यहाँ से जा रहे थे, धूल भरी आंधी आई और उसके बाद उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। मियाँ बीवी थे और एक 10 साल का बच्चा उनका, तीनों मारे गए। उसके बाद एक और खबर, एक ट्रक ड्राइवर जो शराब पीकर ट्रक चला रहा था, धूल भरी आंधी चलने लगी, एक पत्थर से वो टकराया
जिस कारण वो ट्रक से बाहर आ गिरा और अपने ही ट्रक के नीचे आकर वो मारा गया। ऐसे भयानक से भयानक खबरें सुनाई दे रही थीं और हर एक खबर एक्सीडेंटल स्टोरी की ही थी। फिर क्या, 1, 2, 4, 10 ये खबरें सुनते सुनते टांगे कांपती गई और मन में अब नए नए ख्याल आ रहे थे। और इन ख्यालों के बारे में मेरा वो साथी जिसे मैंने लिफ्ट दी थी वो भी बता रहा था। भाई ये जगह मुझे ऐसी ही लगती है, देखो तो सही कैसी कहानियां बताई जा रही हैं। यहाँ हादसे होते ही रहते हैं। और तुम्हें पक्का है ना तुम जिंदा हो? मुझे भी भाई पक्का नहीं है कि मैं जिंदा हूँ। मेरी गाड़ी खराब हुई, मैं चलकर जा रहा था, आंधी में पागलों की तरह चल रहा क्योंकि मुझे बचना था। फिर तुम्हारे ट्रक में बैठा और ये सब जो हो रहा है, हम दोनों जिंदा तो है ना मेरे भाई? मैंने उसे कहा भाई चुप कर जा यार, इस समय तुझे ये बातें समझ में आ रही है? भाई चुप कर, ऐसी बात मत कर। देख मेरी वाट लगी पड़ी है, अब तू ये बोल बोल कर मुझे और ज्यादा डराए जा रहा है। आगे गाड़ियां आती जा रही थीं, लेकिन सामने अब थोड़ा रास्ता भी नजर आने लगा। धूल भरी आंधी जरूर चल रही थी, लेकिन आसपास कुछ पेड़, कुछ गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रक नजर आ रहे, जिस कारण सड़क पर अभी ज्यादा रेत नहीं थी। तो काली काली ये सड़क दिखने लगी और मुझे लगने लगा चलो इतना तो नजर आया है, यानी हम सड़क पर ही हैं। लेकिन आगे एक ट्रक आधी सड़क पर था, एक तरफ से निकला जा सकता था, लेकिन जैसे ही उस ट्रक के करीब से मैं निकलने वाला था, मुझे दिखा भाई ये डिजाइन, ये इतनी सारी पेंटिंग, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है, स्टिकर लगे हुए हैं आगे वाले कांच पर। भाई ये तो बिल्कुल ऐसा ही ट्रक है जैसा मैं चला रहा हूं। ये तो भाई मेरा ट्रक है ना, आगे मनोज भी लिखा हुआ है। और फिर मुझे अपने ट्रक को रोकना पड़ा, क्योंकि वो वाला जो ट्रक था ना, उसके आगे एक लाश पड़ी थी, बहुत बुरी हालत में, और उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा। मेरे साथ बैठे उस आदमी ने कहा, भाई ये तेरी लाश तो नहीं ना यार? इससे ज्यादा डर मुझे कभी नहीं लगा। मैंने उससे कहा, भाई देख ये मैं नहीं हूं, मुझे नहीं पता। उसने कहा तो ट्रक चलाना भाई, ट्रक चला, जल्दी जल्दी तेजी से ट्रक चला। मैंने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। मैं ट्रक अब ज़्यादा तेज़ चला रहा था। फिर उसने कहा भाई धीमा कर, हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। मैंने ट्रक को धीमा किया। कभी मैं तेज़ करता तो वो कहने लगता भाई धीमा कर, मैं भी धीमा करता और उसके बाद वो कहता भाई तेज़ कर, जल्दी से निकाल दे। मैं ट्रक को तेज़ करता। मुझे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था, मुझे खुद पर भी गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि हालात ऐसे थे, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो आदमी भी रोने लगा था और मेरी आंखों से भी आंसू अपने आप बहने लगे। हालात ही ऐसे थे। लेकिन तभी आगे कुछ नई गाड़ियां नजर आईं। वो चल तो नहीं रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा जैसे सड़क से उतर चुकी हों, रेत में फंसी हुई हों। और वहां कई गाड़ियां नजर आईं और उन गाड़ियों में लोग नजर आए। सभी के सभी जख्मी गाड़ी से बाहर आने की कोशिश कर रहे, और मुझ में, मेरे साथी में हिम्मत नहीं थी कि अपने ट्रक से हम बाहर निकल पाते। ट्रक धीमा था और उन्हें तड़पते हुए हम देख रहे, लेकिन मदद के लिए हिम्मत चाहिए। वहां तो गाड़ियों का ढेर लगा था। इतनी गाड़ियां, शायद 1.5 किलोमीटर तक हम ट्रक चलाते रहे और हमें गाड़ियां नजर आती रहीं, और हर एक गाड़ी में कोई ना कोई था जो तड़प रहा था, मदद मांग रहा था। लेकिन मदद कैसे करते? शायद हम भी उनमें से एक तो नहीं। फिर मेरे साथ बैठा वो आदमी कहने लगा, भाई देख, इसका कोई ना कोई तो मतलब है। देख तू ट्रक चला रहा है, मैं तेरे साथ बैठा हूं, इसे किस्मत ने एक साथ किया है। भाई तू अपने बारे में कुछ बता सकता है? देख मैं अपने बारे में बताता हूं, शायद इसके बारे में बात करके कुछ फ़ायदा हो। मैंने सबसे पहले उसे बताया, भाई मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ से वहाँ तक ट्रक चलाता हूँ, नाम मनोज है। और उसने कहा, देख भाई मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, यहाँ पर गाड़ी लेकर घूमने के लिए आया हुआ था। फिर उसने कहा, भाई ये ट्रक तू कब से चला रहा है? तेरा तो पुराना लगता है, लेकिन ये वाले ट्रक तो नए आए हैं ना। फिर उसने अपने बारे में बताया। वो साल 2002 से था, मैं साल 2020 से था। ये चल क्या रहा है? उसने कहा, भाई मुझे लगता है हम मर चुके हैं। देख ये साल 2020 तो हो ही नहीं सकता, साल 2002 होगा ना।
साल 1984 में उस ढाबे में, रेस्टोरेंट में हम कैसे पहुंच गए? यार आगे पीछे चल क्या रहा है ये? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन बस जिंदा होने की उम्मीद है, कोशिश तो कर सकते हैं ना। मैं ट्रक चलाता रहता हूँ। उसने कहा देख भाई, ये रास्ते की कुछ अजीब सी यादें मेरे दिमाग में घूमने लगी हैं। मैं डर रहा हूँ, तुझे बताऊँ या ना बताऊँ? मैंने कहा भाई जो भी समझ में आ रहा है बता तेरे दिमाग में क्या घूम रहा है? उसने कहा भाई देख, मैं तेरे साथ ट्रक में आया हूँ, लेकिन हमारा कोई एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में जब आंखें बंद करता हूँ, ये ख्याल क्यों आने लगते हैं कि मैं तेरे ट्रक में बैठा और तू बहकी बहकी बातें कर रहा था। हमें झगड़ा हुआ, तूने ट्रक काफ़ी तेज़ चलाया और एक दुर्घटना में हमें काफ़ी चोट लगी। तो आखिरी बार स्टीयरिंग के आगे सर खींचता हुआ रो रहा था, तड़प रहा था। लेकिन ये कुछ तो हुआ ही नहीं ना भाई। फिर क्या था? मैं डरने लगा, क्योंकि उसने जो बताया ऐसी कुछ यादें मेरे दिमाग में भी आ रही। मुझे लगा मेरा सपना ही होगा, जैसे बस थोड़ी सी आंख लगती है और सपना सा आने लगता है। काफ़ी समय से मैं सोया नहीं था ना। फिर लगने लगा भाई हमारे साथ कुछ हादसा हुआ है। मुझे भी लगता है हम जिंदा नहीं हैं, हम मरे हुए हैं और ऐसे ही ट्रक चला रहे हैं। क्या हमें रुकना चाहिए? उसने कहा भाई रुकेंगे तो कहाँ रुकेंगे? फिर से खाली रास्ता आ चुका है, कोई गाड़ी नहीं है। यहाँ रुकेंगे तो भटक ना जाए, और पता नहीं जिंदा हो भी सकते हैं हम। ऐसा तो नहीं ये जगह ही भूतिया है, हमें डराया जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है। तो कोशिश करते रहना चाहिए। ये रास्ता बिल्कुल सीधा ही था और पहली बार एक मोड़ भी आया। एक ऐसा मोड़ जहां से दो तरफ जाने का रास्ता था, और जो साइन बोर्ड लगा हुआ था वो अजीब था। हमें चुनाव करना था कि हम पहले रास्ते पर जाएंगे या दूसरे रास्ते पर जाएंगे। पहला रास्ता है कि इस जगह का हिस्सा बन जाओ और हमेशा के लिए ट्रक को चलाते रहो, या दूसरा रास्ता अपने इतिहास का सामना करो, फिर से शुरुआत करो और यहाँ तक पहुँचो। मैंने कहा भाई ये कैसा चुनाव है? बाहर निकलने वाला तो कोई रास्ता बताया नहीं गया। साइन बोर्ड तो होता है कहीं जाने के लिए, भाई ये क्या लिखा हुआ है? उसने कहा बस चुनाव करते हैं, अब किस तरफ जाना है? तुम्हें क्या लगता है हमें किस तरफ जाना चाहिए? मैंने कहा देखो, यहाँ का हिस्सा तो मैं बनना नहीं चाहता, तो दूसरे का चुनाव करते हैं। हमने दूसरी तरफ ट्रक चलाना शुरू कर दिया। अब मैं इतना डरा हुआ था, चुनाव सिर्फ अकेला मैं ही नहीं कर सकता था, उससे भी पूछ रहा था, क्योंकि उसकी जान भी खतरे में थी। अगर हम जिंदा हैं तो। मैं ट्रक चला रहा और आगे एक गांव आ गया। ढेर सारे घर थे, सड़क तो थी ही नहीं, जैसे सड़क काफी छोटी हो गई। ट्रक में तेज चला रहा था और धूल भरी आंधी ज्यादा नहीं थी, बहुत थोड़ी थोड़ी रेत हवा में उड़ रही। आगे एक घर था, लकड़ी का घर, छोटा सा झोंपड़ा ही होगा, और उस झोंपड़े के एक तरफ ट्रक की टक्कर हुई। आधा झोंपड़ा टूट गया। आगे मिट्टी वाला घर था, दूसरी तरफ मिट्टी वाले घर से टक्कर हुई, और छोटा रास्ता था, ट्रक बड़ा था। वो घर कच्चे थे, इसीलिए मैं ट्रक बीच से निकालता हुआ। पीछे कई लोग थे और मुझे लग रहा था ये जिंदा तो नहीं होंगे, भूत वूत ही होंगे जैसी ये जगह है। बीच से निकलते निकलते ट्रक अब उस गांव से आगे निकल गया। लेकिन मेरे साथी ने कहा भैया रोको ना, ट्रक को रोको, देखते हैं लोगों से बात करके। फिर क्या था, आगे मैंने ट्रक रोका। लोग लाठियां डंडे लेकर हमें पीटने की कोशिश कर रहे थे। वो ये जानना चाहते थे हमने ट्रक आखिर इस तरह गांव के बीच में क्यों घुसा डाला। और हमने जवाब दिया भाई हम बुरी तरह से फंसे हुए हैं, पीछे बहुत अजीब सा रास्ता था और हम किस साल में हैं क्या आप बता सकते हैं? लोग बहुत ज़्यादा हैरान, और वो कह रहे साल 1966, और ये कैसा बड़ा सा ट्रक लेकर यहाँ पर गांव के बीच में घुसे हो? नज़र नहीं आता भाई, यहाँ कच्ची सड़कें हैं और यहाँ ये क्या कर रहे हो? ये कोई शहर का हिस्सा नहीं है। मैंने कहा भाई 1966 कहाँ से आ गया, ये क्या हो रहा है? मेरे उस साथी ने कहा भाई ध्यान से देख, सब हमें पकड़ना चाहते हैं। अगर अब इनके हाथ से निकल गए तो ठीक है, मुझे नहीं लगता ये हमें छोड़ेंगे। भाई ऐसा कर, तू ट्रक में बैठ,
मैं इनको थोड़ा सा फंसाता हूँ और मैं भागता हुआ आऊँगा, तो खिड़की खोलना, फिर मैं खिड़की बंद कर दूंगा और निकलेंगे। मैंने ऐसा ही किया। मैं ड्राइविंग सीट पर भागता हुआ पहुंचा और उसके बाद उसने पता नहीं क्या बातें की, लेकिन वो लोग पीछे पीछे भागने लगे थे। उसने कोई बहाना लगाया था। फिर वो साथ वाली सीट पर बैठा। उसने खिड़की लगाई और मैंने ट्रक भगाना शुरू कर दिया। लाठियों से, डंडों से हमारे ट्रक के ऊपर वार हो रहे थे और हमने ट्रक भगाया और धूल भरी आंधी आगे थी। फिर से हम धूल भरी आंधी में बीच में घुस गए। फिर से वैसा ही रास्ता, दोनों तरफ पत्थर। रास्ता नजर आ रहा था लेकिन दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। लेकिन हम बच चुके थे। वो लोग हमें मार डालना चाहते थे। शायद वहां कोई हादसा हुआ होगा, लेकिन वो जिंदा थे या नहीं, ये जगह ठीक ठाक है या नहीं, यह सब कुछ भूतिया है। और 1966 का ये क्या खेल है, ये क्या चल रहा है। हम आगे बढ़ते चले गए और उसके बाद इस धूल भरी आंधी में हमें सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ नजर आया। वो पेड़ सच में इतना ज़्यादा बड़ा था कि उसके तने आसमान तक पहुंचे हुए और बादलों के ऊपर थे। इतना विशाल पेड़ था। उसकी पत्तियां बहुत दूर दूर तक हवा में उड़ रहीं और वो भी रेत के कणों में बदलती जा रही थीं। और हमें अपने ट्रक को धीमा इसलिए करना पड़ा क्योंकि आगे निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। और उसके बाद जैसे जैसे हम उस पेड़ के बेहद करीब पहुंचे, ऐसा महसूस होना शुरू हो गया जैसे इस धूल भरी आंधी का स्रोत ये पेड़ ही हो। इसी पेड़ से हवाएं निकल रही थी। इसी पेड़ के अंदर से रेत पैदा हो रही थी और जैसे सब कुछ इसी से पनप रहा हो। ट्रक वहां पर रुके हुए, क्योंकि ना तो ट्रक को अब पीछे मोड़ा जा सकता था, ना आगे बढ़ाया जा सकता था। और धूल भरी आंधी इस पेड़ से थोड़ी दूरी पर बहुत ज्यादा थी, लेकिन पेड़ के करीब रेत का एक भी कण नहीं। जैसे इससे निकलने के बाद वो रेत, ये आंधी थोड़ी दूर जा रही थी। यह रहस्यमय आंधी है सच में, जो हमें अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा है। उस पर यकीन तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने महसूस तो कर लिया है ना। मैं उस आदमी के साथ ट्रक से उतरा था और उसके बाद उस पेड़ के जैसे जैसे हम करीब जाते गए, ऐसा महसूस होने लगा कि जो पत्तियां उस पेड़ से टूटकर नीचे रेत के कणों में बदल रही हैं, उनसे हमारा कोई रिश्ता है। जैसे रेत का एक कण शरीर को छूता और एक नया एहसास देता, एक नई याद देता। वो यादें जो हमारी जिंदगी में बीती हुई घटनाओं से जुड़ी हुई हैं, हमें वो सब महसूस हो रहा। और ऐसा उसने भी कहा जैसे ये कोई सपना हो, सच्चाई नहीं हो। सपने में भावनाएं बहती हैं। आपको भी सपने आते होंगे, उसमें कैसी भावनाएं होती हैं, कितना अच्छा लगता है। चाहे घटना बुरी हो या अच्छी हो, हमें बहुत बढ़िया महसूस होता है। यहाँ पर भी वैसा ही एहसास हो रहा। ये पेड़ क्या है, कैसा पेड़ है? मैं उस पेड़ को बता नहीं सकता कि वो पेड़ किसका था। इतना कह सकता हूँ, विशाल पेड़, रहस्यमय पेड़ और भावनाओं से भरा हुआ पेड़। वो पेड़ जैसे बुला रहा हो। उस पेड़ से कोई शब्द तो नहीं निकल रहा था, लेकिन अपने आप मन में महसूस होता जैसे वो पेड़ बस बुला रहा है, हमें उस पेड़ को छूना चाहिए। जैसे ही मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उस पेड़ को छुआ, मुझे वो सड़क नजर आने लगी, लेकिन आंखों के सामने नहीं, मन में। और मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। और जैसे जागते हुए भी मैं सपने में जा चुका था। मैं उड़ सकता था, जैसे सपनों में हर कोई उड़ सकता है। मुझे उड़ता हुआ खुद को महसूस करना था। फिर क्या, वही सड़क और उसके ऊपर से उड़ता हुआ मैं। और मुझे हजारों गाड़ियां नजर आ रही थीं, हजारों बैलगाड़ियां, हजारों जानवर जिनके ऊपर इंसानों ने कभी भी सवारी की हो। मुझे उस सड़क पर ढेर सारे लोग नजर आ रहे, लेकिन वो एक में ही थे। अब इस चीज को मैं कैसे बयां करूं? जब आप भीड़ को देखते हैं तो अलग अलग लोगों को देखते हैं। क्या आपको किसी एक इंसान में कभी भीड़ नजर आई है? मैंने एक इंसान में भीड़ देखी थी। एक ही तो था उस सड़क पर जिसने हजारों अलग अलग तरह की चीजों की सवारी की थी, लेकिन फिर भी वो एक ही था। कभी तो वो मुझे खुद जैसा महसूस होता, तो कभी मुझसे बिल्कुल अलग। सोच से परे थी वो भावना, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा।
ये जो सड़क है वो क्या है, ये पेड़ है वो क्या है। ये पेड़ समय से जुड़ा हुआ है, जैसे इस जगह में हुई हर एक घटना, जब भी इस रास्ते से किसी ने सफ़र किया हो, वो सब घटनाएं एक ही समय में जोड़ दी गई हों। समय का पेड़, ज़मीन से निकला समय का पेड़। मैं जो सवाल मन में सोचता, मुझे उसका जवाब मिल रहा था अपने आप। और वो जवाब कभी कभी तो अच्छा लगता, कभी लगता बेहद बुरा। मैंने अपना हाथ खींच लिया उस पेड़ से। ढेर सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे और मेरे दिमाग में वो ख्याल भी आया, जब मैं बचकर निकलूंगा या मारा जाऊंगा। जब भी कोई घटना होती है तो उसमें एक ही समय रेखा होती है, यानी कोई दुर्घटना हो तो इंसान बचेगा या मारा जाएगा। लेकिन मैं दोनों समय रेखाओं को देख पा रहा था। हमेशा के लिए यहाँ पर कैद होते हुए भी खुद को देख पा रहा था और खुद को आज़ाद होते हुए भी देख पा रहा था। यहाँ से बाहर निकलने का जैसे मुझे रास्ता नजर आया था। और वो मेरा साथी कहने लगा, क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ? तुम इस पेड़ को पकड़े हुए कैसे थे? तुम्हारा हाथ इस पेड़ के अंदर जा चुका था। मैंने उसे कहा, जल्दी चलो, ट्रक में बैठो। अगर ज़्यादा समय हम इसमें रहे, तुम्हें नहीं पता इस जगह क्या क्या हो चुका है। यह समय का पेड़ है जो रेगिस्तान में उगता है। दुनिया में कई जगह ऐसे पेड़ होंगे। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। जैसे ये जानकारी मेरे दिमाग में अपने आप आ चुकी है। तुम सवाल पूछते हो तो जवाब ज़बान से अपने आप निकल रहा है। जैसे ये सारी जानकारी मुझे मिल चुकी है, बस उस पेड़ को छूने भर से। मेरी बात मानो, जल्दी से ट्रक में बैठो। मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानता हूँ, लेकिन अधूरा। जल्दी बैठो, इससे पहले कि देर हो जाए। हम भी जैसे पत्तियाँ रेत में बदल रही हैं, हम भी समय में कणों की तरह बदल जाएंगे और उसके बाद यहाँ से बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। वो ट्रक में बैठा, मैंने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। सामने वो पेड़ था और मुझे उस पेड़ के बीच से ट्रक निकालना था, लेकिन असल में बीच से ट्रक नहीं निकलता। जैसे एक बड़ा सा बवंडर हो, उसके बीच में जाना थोड़ा मुश्किल होता है, बहाव इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह पेड़ को छूने की कोशिश थी ट्रक के साथ, लेकिन ट्रक एक तरफ से घूमता हुआ उस पेड़ से आगे निकल गया। और फिर मैंने उस ट्रक को बहुत ज़्यादा तेज़ चलाना शुरू कर दिया। और मेरा साथी पूछ रहा था, तुम्हें कैसे पता कि हम बच जाएंगे? मुझे लगा तुम पेड़ के बीच घुसा डालोगे इस ट्रक को। मैंने कहा, हमें अब यहाँ से निकलना होगा, वरना हादसे में मेरी मौत लिखी हुई है। मैं कैद हो जाऊंगा यहाँ पर, या बच सकता हूँ एक तरीके से। ना तो तुम मरे हुए हो, ना मैं मरा हुआ हूँ। ये पेड़ समय की अलग अलग रेखाओं को, अलग अलग समय को एक साथ जुड़े हुए है। जो लोग हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, आसपास हर कोई अलग अलग समय से इस पेड़ के इस आंधी वाले मौसम के बीच फंसे हुए हैं। कुछ पिछले साल के होंगे, कुछ सैकड़ों साल पहले के, तो कुछ हजारों साल पहले के इंसान। हमें हर कोई नजर आएगा। ट्रक जैसे जैसे चलता जा रहा, आगे गाड़ियां नजर आ रही, पुराने ट्रक नजर आ रहे। मुझे एक जंग खाई ट्रेन का एक डिब्बा भी नजर आया, घोड़े पर जाते हुए लोग भी नजर आ रहे। और उसके बाद मैंने और जानवरों के ऊपर सवारी करते हुए इंसान भी देखे। मैं शतुरमुर्ग के ऊपर बैठा एक इंसान भी देख पा रहा था। ऐसे कई लोग थे जो मुझे उस सड़क पर नजर आ रहे, पैदल चलकर जाते हुए लोग भी, और कुछ इंसान ऐसे भी जो बिना कपड़ों के थे, लेकिन उनके शरीर की बनावट ऐसी थी जैसे कोई साधारण इंसान ना हो। तब मैं उस भावना को भी महसूस कर पाया कि ये वो इंसान है जो हजारों साल पहले धरती पर थे, जब इंसानों को कपड़े पहनना तक नहीं आता था। तब शरीर की बनावट भी अलग थी। ये पेड़ धरती के राजा हैं। इंसान धरती के राजा नहीं है, पेड़ हैं। पेड़ अलग अलग तरह से धरती के साथ वातावरण को बनाते हुए, समय को जोड़े हुए। जैसे हमारी पृथ्वी की सुरक्षा गुरुत्वाकर्षण भी करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी करती है, पेड़ वातावरण बनाते हैं और वातावरण बचाते भी हैं। तो ऐसे ही पेड़ जो समय भी बनाते हैं धरती पर, जो बिल्कुल अलग होता है। ये क्या?
ये मैं क्या सोच रहा हूं? ऐसे ऐसे ख्याल मेरे मन में आ रहे जो मैं जबान पर ला तक नहीं सकता था, बस भावनाओं में समझ पा रहा था। तभी आगे मुझे सड़क पर एक गाड़ी नजर आई और मेरा साथी कहने लगा, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी। यहाँ इस धूल भरी आंधी में गाड़ी खराब हो गई थी तो यहीं पर अब भी मौजूद है, जैसे हम दोबारा यहाँ पर आ चुके हैं। तब मेरे मन ने मुझे जवाब दिया कि मैं उस आदमी को कहूँ, तुम उतर सकते हो, अपनी गाड़ी में बैठो, अब तुम्हारी गाड़ी चल रही होगी, अपनी गाड़ी के सहारे इस धूल भरी आंधी से बाहर निकला जा सकता है, तुम बच सकते हो, तुम निकल सकते हो। वो आदमी कहने लगा, कैसे कैसे? मैंने कहा, तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठना होगा, अगर तुम इस ट्रक में बैठे रहे मैं तो यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन तुम किसी और समय में पहुंच जाओगे, तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठना होगा, अपने समय में जाना होगा। उसने कहा, कैसे? मैंने कहा, बस गाड़ी चलाते जाओ, जैसे बुरा समय आता है और चला जाता है, धूल भरी आंधी भी हमें अलग अलग चीजें दिखाएंगी, लेकिन हमें बस सफर तय करते रहना है, आगे बढ़ते रहना इस ट्रक के पीछे पीछे। उसके बाद हम इस धूल भरी आंधी से बाहर निकल जाएंगे, तुम अपने समय में, मैं अपने समय में। चलो गाड़ी में बैठो। वो ट्रक से उतरा और मेरा भरोसा करके वो गाड़ी में बैठा और हैरान, उसकी गाड़ी चलने लगी थी। मैंने भी अपने ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वो गाड़ी मेरे पीछे पीछे थी। धूल भरी आंधी बहुत ज़्यादा तेज थी, ऐसा लग रहा था ये कोई बवंडर ही हो जो ट्रक को उड़ा कर ले जाएगा। मुझे हल्का हल्का महसूस होता और कभी कभी लगता कि ये ट्रक 1-2 फुट हवा में उड़ने भी लगा है, लेकिन मैं रुका नहीं। जैसी जानकारी मेरे दिमाग में थी, उस पेड़ को छूने से कुछ न कुछ तो मेरे दिमाग में गया था। बस ट्रक को चलाता गया और कब मैं उस धूल भरी आंधी से बाहर निकल गया मुझे नहीं पता। मैं सड़क पर था, उसी वीराने में, राजस्थान की वही सड़क, और पीछे मुड़कर मैंने उस आंधी को उछल होते हुए देखा। आसमान में धूप थी, सूरज बिल्कुल ऊपर, आंधी दूर दूर तक नहीं। मैं हैरान, परेशान, लेकिन जिंदा ट्रक को चलाता गया और मुझे कुछ रास्ते की पहचान हो रही। फिर मैं आगे पहुंच गया उस गांव तक जिसे मैंने हजारों बार देखा था, और वहां रुकने के बाद सबसे पहला सवाल मेरा उन लोगों से यही था, ये कौन सा साल है, कौन सा साल है? और उन्होंने साल 2020 कहा, और उसके बाद जैसे खुलकर सांस ले पाया। फिर मैं वहां से शहर पहुंचा और उसके बाद पूछताछ की मैंने, लेकिन इस कहानी के बारे में कोई बता ही नहीं पा रहा था। मुझे लगा जैसे किसी को पता ही नहीं है। वहां पर इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, घटनाएं, शैतानी कहूं या भूतिया कहूं, वो पेड़ की जानकारी धीरे धीरे मेरे दिमाग से मिटती जा रही थी, लेकिन जो घटनाएं होती हैं उनकी यादें बनती हैं। भले ही जानकारी चली गई हो, यादें नहीं गई थीं। मैंने अपना काम पूरा किया था, भले ही मुझे लगता रहा कि मैं फिर से उस धूल भरी आंधी में हमेशा के लिए फंस जाऊंगा, लेकिन मैं बच गया था। और उसके बाद अखबार के पुराने आर्टिकल्स ढूंढता रहा। मैं जानना चाहता था, क्या सच में ऐसी धूल भरी आंधी राजस्थान के उस हिस्से में आती है? कभी कभी आती हैं और कई लोग वहां पर जाते भी हैं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वैसा तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ। लेकिन इतिहास में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बेतुकी बातें की थी। मैंने एक ऐसे ही आदमी की तस्वीर अखबार में ढूंढ निकाली थी। 2002 में एक गाड़ी धूल भरी आंधी में खराब हुई थी और उस आदमी ने बताया था कि वो 1966 में गया था और भी अलग अलग समय में गया था और उसे पागल माना गया था। लगभग 3 महीने बाद मैं जब मुंबई में था, मुझे देखते हुए भागा भागा वो आदमी मेरी तरफ आ रहा। मैंने पहले फोन कर दिया था। मैं जानना चाहता था क्या उस तस्वीर में वही आदमी था जो मेरे साथ मेरे ट्रक में बैठा था। दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, बाल उसके सफेद हो चुके थे। मुझे गले से लगाकर कहने लगा, तुम आ गए, तुम निकल आए थे ना, मैं तुम्हारे पीछे ही था। ट्रक गायब हो गया था और क्या तुम
2002 में आए थे या अभी आए हो? मैंने अपनी पूरी कहानी बताई और हमें पहले से पता था हुआ क्या है, लेकिन कोई और इस कहानी पर कभी यकीन नहीं कर पाया। हमने अखबार में इकट्ठे मिलकर वो आर्टिकल भी निकाला था। राजस्थान के एक गांव में कोई ट्रक वाले ने कई घरों को तोड़ दिया था और ये घटना 1966 को हुई थी। मैं उस आदमी के साथ इस अखबार के आर्टिकल को देखकर भावुक हो गया था, लेकिन डर भी गया था। मैं नहीं चाहता दोबारा वहां पर जाऊं, इसीलिए रास्ता अलग होता है। ट्रक मैं अभी भी चलाता हूं, लेकिन 5 साल हो चुके हैं इस घटना को हुए। अब भी ऐसा लगता है आज की ही बात हो। शायद वो पेड़ अब भी मौजूद है, जिसे कोई देख नहीं पाता क्योंकि वो समय का पेड़ है।